हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखिए। ए रिलेशन आर इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, आर इज ऑलरेडी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF। थर्ड नॉर्मल फॉर्म या BCNF मतलब आर ही हमारे क्या कोई ना कोई एक रिलेशन है जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो या BCNF में हो। और सेकंड पॉइंट क्या बनेगा इसमें, इफ इट कंटेन्स नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इफ इट कंटेन नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बारे में देख लेते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है। आई देखिए, it is the dependency where one attribute value is potentially a multi-value fact about another. That means कि यहाँ पे क्या है कि one attribute value is potentially a multi-value fact about another। मतलब यहाँ पे क्या है, एक एट्रीब्यूट पोटेंशियली डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बन रहे हैं। जैसे देखिए जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनेगा, देयर मस्ट बी थ्री आर मोर एट्रीब्यूट। ध्यान समझिएगा, देयर मस्ट बी 3 आर मोर मतलब इसमें 3 या 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी होना चाहिए। 2 एट्रीब्यूट पे भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम लोग शो नहीं करा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा इसमें, एट्रीब्यूट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर का मतलब ये आप लोग ये समझिएगा कि अब यहाँ पे जैसे हम लोग ये समझते हैं कि हमारा यहाँ पे बीटा डिटरमाइन एक्स, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि बीटा डिपेंड करता है अल्फ़ा पे। तो यहाँ पे जब बीटा डिपेंड करता है अल्फ़ा पे तो ये यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो नहीं कर सकता है। मतलब ये ऐसे बनेगा कि बीटा हमारा क्या करता है, इंडिपेंडेंट है अल्फ़ा पे, तब ये हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो कर सकता है। दैट मीन्स कि मतलब जब बीटा डिपेंडेंट करता है अल्फ़ा पे डिपेंडेंट, तब ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो नहीं करा सकता है। यदि बीटा इंडिपेंडेंट है अल्फ़ा पे तब ये हमारा ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो करा सकता है। ठीक है, आइए इसमें इसके बारे में और देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है जो अभी हमने आप लोगों का भी एक पॉइंट बताया था ना कि जो बीटा डिपेंड करता है अल्फ़ा पे, तो वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो नहीं करा सकता है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फ़ा डिटरमाइन बीटा, मतलब बीटा डिपेंड करता है अल्फ़ा पे, से वी कैन नॉट हैव 2 टपल विथ सेम अल्फ़ा वैल्यू बट डिफरेंट बीटा वैल्यू। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब दो एट्रीब्यूट हैं जो आपस में डिपेंडेंट हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का केस बनेगा। बट 2 एट्रीब्यूट आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं तभी हम कह सकते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का ये केस बनेगा। मतलब कि जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है तभी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का केस बनेगा। और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम लोग कैसे शो कराते हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम लोग यहाँ पे ये अल्फा डिटरमाइन मतलब यहाँ पे देखिए इसका ये साइन है, ये डबल का साइन बनता है तब ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का शो कराता है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले बना दिए, शो भी कराया हूँ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अल्फा डिटरमाइन बीटा, ये इसका साइन है। आइए इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का टेबल ले लिए हैं, स्टूडेंट का टेबल है। ठीक, अब स्टूडेंट टेबल में मतलब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, कॉन्टैक्ट इसके हैं कुछ सी है, हॉबीज लाइक एच। ठीक, तो स्टूडेंट मतलब हमने S1 ले लिया है, S1 में कॉन्टैक्ट हमारा C1 एंड C2 है, हॉबीज लाइक हमारा क्या है H1 एंड H2। सेकेंड टपल हमारा क्या बनेगा कि H2 कॉन्टैक्ट लाइक C3 एंड हॉबीज लाइक H2। जब इस टेबल को हम एक्सटेंड करेंगे, इस टेबल को जब एक्सटेंड करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा कि जैसे स्टूडेंट S वही सेम एट्रीब्यूट, कॉन्टैक्ट C सेम एट्रीब्यूट एंड हॉबीज लाइक H। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हमारा ये भी होना चाहिए कि मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तब इस मल्टी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करते हैं। तो हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं क्या कि S1 ये देखिए S1 C1
H1, तो हमने क्या लिखा है S1 स्टूडेंट कॉन्टेक्ट 1 C1 एंड हॉबीज लाइक H1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट C2 S2 कह सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि S1 C2 S2। अभी ये तो मतलब इस फॉर्म में हो सकता है, क्या ये C1 S2 भी हो सकता है और C2 H1 भी हो सकता है, तो हमने उसको यहाँ भी एक्सटेंड कर दिया। देखिए कि S1 C1 S2 S1 C2 H1, मतलब ये स्टूडेंट है इसका कॉन्टैक्ट नंबर C2 है, हॉबीज लाइक इसका H1 है, ठीक है। और जो सेकेंड टपल है हमारा S2, स्टूडेंट जो हमारा हमने लिया है S2 कॉन्टैक्ट C3 हॉबीज लाइक H2, तो हमने यहाँ पे देखिए शो कराया है S2 कॉन्टैक्ट हमारा C3 है एंड हॉबीज लाइक H2। तो इसको अब ये हमारा क्या हुआ कि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को डिफाइन करने के लिए 3 इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तीनों प्रॉपर्टी यदि एग्जिस्ट, तीनों इस टेबल में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो करा देंगे। देखिए पहले इसके डिफिनेशन में क्या होता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को एक्स डिटरमाइन बीटा, मतलब हम लोग अल्फा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बीटा, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा था ना, अल्फा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बीटा। तो इसका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। देखिए इफ एनी लीगल रिलेशन आर ऑफ आर फॉर ऑल पेयर ऑफ टपल्स T1 एंड T2 इन आर सच दैट T1 अल्फा एंड T2 अल्फा, अभी मैं बता रहा हूँ कि T1 और T2 अल्फा क्या होता है। देन देयर एग्जिस्ट टपल T3 एंड T4 इन आर सच दैट फॉलोइंग कंडीशन। देखिए अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया है कि T1 मतलब जो हमारा पहला जो S1 है, जो स्टूडेंट है S1, उसको हमने T1 मान लिया। तो दूसरा हमारा इसमें स्टूडेंट है उसको वो भी S1 है, इसको हम T2 मान लिया। तो अब हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट मतलब इस S1 पे हमारा C1 और C2 है। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी क्या करता है कि स्टूडेंट पे डिफरेंट वैल्यू को शो कराए। तो इस S1 पे देखिए हमारा C1 एंड C2 आ रहा है क्या, देखिए इस S1 पे देखा जाए तो इस S1 पे C1 आ रहा है, इस S1 पे C2 हो रहा है। तो सेम वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो क्या हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं शो करेगा, शो करेगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे देखिए स्टूडेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट, ठीक, ओके। और सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा क्या बन रहा है कि देखिए कि जो हमारा स्टूडेंट है हॉबीज लाइक S1 पे, देखिए यहाँ पे हॉबीज, यहाँ पे स्टूडेंट ये है हॉबीज लाइक H, तो S1 पे हमारा H1 है और S1 पे हमारा H2 है। तो सेम वैल्यू पे हमारा डिफरेंट वैल्यू आ रहा है क्या, जैसे हमने यहाँ पे इसको हम जब हमने ऐसे फिर से देख लीजिए कि जो स्टूडेंट है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है कॉन्टैक्ट पे, तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। तो मतलब अल्फा की सेम वैल्यू बीटा की डिफरेंट वैल्यू जब होती है तो हमारा वहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो करता है। तो इस एक केस में क्या हुआ कि S1 हमारा सेम वैल्यू हो गया है और बीटा हमारा डिफरेंट वैल्यू हो रही है। तो S1 जिसके S1 तो हमारा यहाँ पे C1 C2 हो रहा था, डिफरेंट वैल्यू है, तो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कॉन्टैक्ट है। तो अब इस केस में देखिए मान लीजिए कि अल्फा ये है और हॉबीज लाइक हमारा बीटा ये है। तो दूसरे केस में क्या बन रहा है कि स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट मान लीजिए कि ये स्टूडेंट हुआ और यहाँ पे हॉबीज लाइक H1 H2 सेम वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है क्या, S1 पे H1 S1 पे H2। तो हमारा ये भी बन जाएगा स्टूडेंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हॉबीज, ओके। तो अब हमारा इसमें 3 प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे T1, जैसे हमने अब इस S1 को T1 मान लिया, इस H2 को T2 मान लिया, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं एक बार। हमने इसको तीन प्रॉपर्टी ऐसे नोट किया है कि T1 अल्फा इज इक्वल टू T4 अल्फा, सॉरी T3 अल्फा इज इक्वल टू T4 अल्फा इज इक्वल टू T1 अल्फा इज इक्वल टू T2 अल्फा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे मतलब जो टपल्स हैं वो वैल्यू हमारे सेम हो रहे हैं, तब तो ये भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो कराएगा। और T3 इसको ऐसे देख लेते हैं,
टेबल में देखते हैं, जैसे हमारा टेबल में क्या था, हमने यहाँ पे लिया था कि S1 को T1 मान लिया, इस S2 को T2 मान लिया, और एक S1 हमारा T3 है एंड T4 है। तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे आप लोग को ये बताया था अभी जस्ट कि जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए अल्फा मतलब ये अल्फा डिटरमाइन बीटा करता है। तो ये मल्टी वैल्यू का साइन है यहाँ पे। तो इफ एनी लीगल रिलेशन आर फॉर ऑल पेयर्स ऑफ द टपल T1 एंड T2, देखिए T1 एंड T2 इन आर सच दैट T1 अल्फा एंड T2 अल्फा, देन देयर एग्जिस्ट टपल T3 एंड T4, मतलब T1 और T1 T2 और T3 एंड T4 आपस में सब एक दूसरे पे एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब सब एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। देखिए हमारा जो फर्स्ट रिलेशन इसमें बन रहा है इसमें कि T3 अल्फा इज इक्वल टू T4 अल्फा इज इक्वल टू T1 अल्फा इज इक्वल टू T2 अल्फा। देखिए उसको कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, टेबल में देखिए कि जो हमारा T1 ये हमारा T1 है अल्फा इज इक्वल टू T4 अल्फा। तो T1 अल्फा और T4 अल्फा, देखिए ये S1 बराबर हो रहा है क्या, T1 अल्फा इज इक्वल टू T4 अल्फा इज इक्वल टू T1 एंड T4 हो गया, और T3 अल्फा इज इक्वल टू T2 अल्फा। मतलब देखिए हमारा ये चारों रिलेशन बराबर हो रहा है ना, T1 T2 T3 एंड T4। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा फॉलो कर रहा है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब ये फंक्शन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को ये शो करा रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बन रहा है, T3 बीटा इज इक्वल टू T1 बीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारा T3 बीटा क्या है, T3 हमारा यहाँ पे ये है और T1 ये, अब बीटा की वैल्यू हमने ये लिया है। तो T3 की वैल्यू हमारा यहाँ C1 है और T1 की वैल्यू हमारा C1 है। तो हमारा ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि T3 बीटा इज इक्वल टू T1 बीटा। देखिए T3 बीटा T3 की वैल्यू C1 और T1 की वैल्यू भी हमारा C1। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारा फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, T4 बीटा इज इक्वल टू T2 बीटा। हमने यहाँ पे T4 लिया और T4 की वैल्यू बीटा, T4 वैल्यू की बीटा C2 और T2 बीटा, T2 की बीटा भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, C2 हो रहा है। तो ये वैल्यू भी बराबर हो रहा है, मतलब हमारा ये देखा जाए तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सो देयर आर ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की ये प्रॉपर्टी हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो कराएगा। तो अब हमको ये मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग को मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो उसी बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब जाकर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मान लेते हैं ना कि एक हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो टेबल हमने ले लिया R1 एंड R2 का। फर्स्ट टेबल में हमने क्या ले लिया कि एक स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट टेबल में हमने एक R1 हमारा टेबल है, दूसरा हमारा R2 टेबल है, ठीक है। और R1 टेबल हमने एक स्टूडेंट आईडी ले लिया और R1 में एक एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी, सेकेंड एट्रीब्यूट हमारा स्टूडेंट नेम, और जो दूसरा टेबल R2 है उसमें हमने एक फर्स्ट एट्रीब्यूट कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम ले लिया। तो जो फर्स्ट टेबल का स्टूडेंट आईडी है इसमें हमने S1A S2A, और सेकेंड टेबल जो हमने लिया था कोर्स आईडी में C1 कोर्स नेम C, C2 कोर्स नेम B। यदि हम दोनों टेबल को मर्ज कर दें, आपस में मर्ज कर दें, तो क्या हमारा ये, अब हमने ये मर्ज कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो अब ये हमारा टेबल इस फॉर्म में बनेगा क्या, मान लीजिए कि हमने दोनों टेबल को मर्ज कर दिया। तो फर्स्ट हमारा टेबल मतलब एट्रीब्यूट बना स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। ओके, तो अब हमको मैं ये शो कराना चाहता हूँ कि इस टेबल में, इन दोनों टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का केस नहीं बन रहा था। यदि मैं इन दोनों टेबल को मर्ज करा दूं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूं, तो क्या जो हमारा जो कॉमन टेबल बनेगा उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का केस बनेगा। तो वो पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक। तो दोनों टेबल को हमने यहाँ क्रॉस करा, मतलब मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम कर लिया, ठीक। तो अब जैसे कि जब हमारा यहाँ पे S1A, तो जब S1A पे हमारा एक बार C1 भी जाएगा और एक C2 भी जाएगा, ठीक। तो हमने वही लिखा S1A पे C1, और जो वैल्यू कोर्स आईडी पे हमारा C था, ठीक। दूसरा हमने S1 पे हमारा अगेन S1 पे S1A C2, कोर्स आईडी हमारा क्या बन रहा है, कोर्स नेम B। सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें क्या बन रहा है, S2 पे B है, तो S2 पे B एक बार ये इस पे मल्टीप्लिकेशन करेगा, एक बार ये इस पे करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन पे C1 पे C हो जाएगा, B
और C2 पे हमारा क्या बन रहा है, B हो जा रहा है। सेम वही देखिए, H2 पे B और यहाँ पे C1 कोर्स ID पे C1 B, H2 पे B, C2 B। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इस टेबल में आप लोग ये चेक करिए, इस टेबल में हम लोग ये चेक करेंगे कि अब हमारा यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी किस पे शो कर रहा है। या अब ये देखिए कि मान लीजिए कि हमारा ये अल्फ़ा है, ठीक है, और ये बीटा है, ठीक है, हमने ये अल्फ़ा बीटा मान लिया। तो ये अल्फ़ा की सेम वैल्यू पे बीटा की डिफरेंट वैल्यू हो रहा है क्या, देखिए S1 C1 C2। तो यहाँ पे हो रहा है ना, अल्फ़ा की सेम वैल्यू पे बीटा की डिफरेंट वैल्यू, मतलब कि स्टूडेंट आईडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है किस पे, कोर्स आईडी पे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बना क्या, स्टूडेंट आईडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है कोर्स आईडी पे। अच्छा, एक तो ये बन गया है, एक तो इस पे बन गया। यदि मैं ये भी चेक करूँ कि S1 और मतलब स्टूडेंट आईडी पे कोर्स नेम पे, क्या ये बन सकता है क्या कि स्टूडेंट आईडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कर रहा है कोर्स नेम पे। देखिए हाँ, ये भी कर रहा है, सेम अल्फ़ा की सेम वैल्यू, बीटा की डिफरेंट वैल्यू। तो हमारा ये भी वैल्यू शो कर रहा है कि स्टूडेंट आईडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है कोर्स नेम पे। तो हमारा सेकेंड वाला भी बन गया क्या। तो अब ये हमारा इस पे भी ये भी बन गया। तो ये इन दोनों पे ये क्या कर रहा है कि स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी पे भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है और इस पे भी शो कर रहा है। तो जब हमने जो पहला टेबल देखा था R1 एंड R2, तो इन दोनों टेबल में हमारा क्या था कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा था। पर हमने जब इसको आपस में मर्ज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, तो इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर गया। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जब हमारा मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आता है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें ये चेक करेंगे कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में, हम लोग तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तो स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है कि नहीं। यदि है तो सबसे पहले हम उस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट हमारा क्या तब वो बनेगा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। एक फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का। देखिए एक फाइनल एग्जांपल, जैसे कि हम कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। हमने मान लीजिए कि कोई एक टेबल ले लिए हैं जिसका एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पे नेम है, कंप्यूटर है, लैंग्वेज है। तो अब नेम में हमने क्या ले लिया है कि अमित, और कंप्यूटर में हमने एक विंडोज़ ले लिया है और एक पैल ले लिया है। लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी ले लिया है, ठीक। सेकेंड टपल में हमने क्या ले लिया कि विकास, लाइनेक्स, इंग्लिश या स्पेनिश। तो अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये बनता है कि नॉर्मलाइज द टेबल, इस टेबल को नॉर्मलाइज करिए। इज दिस टेबल इज फोर नॉर्मल फॉर्म। पहले हमको ये चेक करना है कि फोर नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। या इफ नो, यदि नहीं है तो डिकम्पोज इट फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो पहले हमको अब ये पहले चेक करना है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को पहले हमारा देखिए यहाँ पे इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को सब है, इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, जैसे पिछले टेबल में हम लोगों ने किया था, नेम कंप्यूटर, जो हमारा एट्रीब्यूट है वही एट्रीब्यूट सेम ले लिया, नेम कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हमारा यहाँ पे नेम है अमित, जैसे हमने यहाँ पे टेबल में क्या था अमित विंडोज़ एप्पल। तो एक विंडोज़ देखिए यहाँ पे एक विंडोज़ पे इंग्लिश भी जाएगा, एक विंडोज़ पे हिंदी भी जाएगा, एक एप्पल पे इंग्लिश भी जाएगा, एक एप्पल पे हिंदी भी आएगा। तो ये हमारा अमित के चार टपल बन गए क्या। हाँ सिंपल है, 4 टपल बनेंगे। अब विकास पे एक लाइनक्स पे इंग्लिश भी जाएगा, एक लाइनक्स पे इस पे ऐसा देखिए, अब विंडोज़ पे भी जाएगा इंग्लिश और हिंदी, और एप्पल पे भी इंग्लिश एंड हिंदी, वही बनेगा। यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो सेम देखिए मैंने यहाँ पे किया हूँ कि अमित विंडोज़ इंग्लिश, अमित विंडोज़ हिंदी, अमित एप्पल इंग्लिश, अमित एप्पल हिंदी, विकास लाइनेक्स इंग्लिश एंड विकास लाइनेक्स स्पेनिश। तो अब हमको यदि इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को देखें तो हमारा इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है क्या। तो देखिए जो नेम है, नेम यदि नेम को कंप्यूटर पे देखा जाए, मान लीजिए कि ये हमारा अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये अल्फ़ा है बीटा। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का पहले प्रॉपर्टी क्या होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखिए 3 एट्रीब्यूट तो है भी, ठीक। तो हमने एक अल्फ़ा को मान लिया, एक बीटा मान लिया। यदि अल्फ़ा की सेम वैल्यू पे बीटा की डिफरेंट वैल्यू हो, ठीक है, जैसे देखिए एक अमित पे विंडो हो रहा है, एक अमित पे देखिए एप्पल भी आ रहा है ना। अल्फ़ा की सेम वैल्यू पे बीटा की डिफरेंट वैल्यू हो रहा है क्या, एक अमित पे विंडो है, एक अमित पे एप्पल है। तो ये तो हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए
कि नेम मल्टीपल डिपेंडेंसी शो कर रहा है कंप्यूटर पे, ठीक। और दूसरा यदि मैं इसको बीटा मान लूँ तो नेम पे हमारा ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ। तो एक अमित पे हमारा इंग्लिश है और दूसरे अमित पे हमारा हिंदी है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि एक विकास पे हमारा इंग्लिश है, एक विकास पे हमारा स्पेनिश है। तो ये भी हमारी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि नेम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी लैंग्वेज। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का आप लोग साइन पता ही है, चल गया है। तो अब हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को तो चेक कर लिया कैसे हम लोग मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को चेक करते हैं। पर हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का जो मेन डेफिनेशन है क्या होना चाहिए, पहले उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का मेन डेफिनेशन, आर इज ऑलरेडी इन 3NF और BCNF। जो हमारा आर है वो 3NF में हो या तो BCNF में हो। और सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, इफ इट कंटेन्स नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब उसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तो हमारा जब ये इस टेबल को जब मैंने यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो करा दिया तो क्या हमारा ये दीज रिलेशन आर 4NF नहीं, ये हमारा 4NF में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो कर गया है। तो अब हमको जब इस टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा कि हमको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि आर्किटेक्चर में भी हम लोग पढ़े थे कि हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तभी बनाएंगे हम होगा वो जब उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो नहीं करेगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस दो टेबल को हम लोग एक इसको R1 में कन्वर्ट कर लेते हैं और दूसरे को इसको R2 में कन्वर्ट कर लेते हैं अलग अलग। तो इसमें जब R1 में कन्वर्ट करेंगे तो अमित विंडोज दो टपल है वो सिंगल टपल में हो जाएगा, मतलब जो सेम वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगा। और ये एक R1 है ना R2, तो इस टेबल को जैसे हमने देखिए यहाँ पे एक्सटेंड भी किया हूँ। जो दो टेबल क्रिएट हुआ है R1 एंड R2, R1 में हमारा नेम एंड कंप्यूटर है ना, R2 में हमारा क्या है, नेम एंड लैंग्वेज है। तो सेम वैल्यू को इसने मतलब R1 में क्या रिमूव कर दिया गया, वैसे ही R2 में जो सेम वैल्यू रिमूव कर दिया गया। तो R1 में हमारा क्या बनेगा कि एक अमित विंडो, अमित एप्पल है ना, विकास लाइनेक्स। तो अब यहाँ पे इसमें देखने को क्या मिल गया कि जो R1 में हमारा क्या बनेगा कि देखिए अमित पे विंडो है ना, अमित पे एप्पल। हमारा यहाँ पे देखिए सुपर की बन गया क्या, नेम और कंप्यूटर। देखिए हमारा यहाँ पे की का वर्क की बन गया, और वो की क्या बन गया है कि ये की हमारा सुपर की बन गया। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का एक मतलब एक लाइन में इसे हम लोग कह सकते हैं कि की मस्ट भी सुपर की फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। तो वैसे ही R2 के केस में देख लीजिए कि हमारा एक नेम एंड लैंग्वेज, अमित पे इंग्लिश, अमित हिंदी, विकास इंग्लिश एंड विकास हिंदी। तो इसमें भी हमारा जो की बनेगा नेम एंड लैंग्वेज बन गया, और जो नेम एंड लैंग्वेज हमारा ये भी आल्सो इसको सुपर की फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमारा जिससे कि हम लोग मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव कर दिए और यहाँ पे सुपर की भी हमारा जनरेट हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, जो ये टेबल हमने जो भी पिछला टेबल हम लोगों ने लिया था, ये टेबल हमारा आप देखिए पहले तो हमको इसमें ये नहीं क्लियर था कि हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। फिर इस टेबल को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया इस टेबल, फिर हम लोगों ने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक्सटेंड करने के बाद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो कराया तो पता चलेगा कि इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। जब इस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव किए तो दो टेबल बना, उस टेबल से ये भी क्रिएट हो गया कि इसमें सुपर की है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो दूसरा टेबल बना तो इससे वो क्लियर हो जाता है कि ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।